उदाहरण के लिए जिराफ को उसकी लंबी गर्दन किसी अतिबुद्धिमान सत्ता की सनक की बदौलत नहीं, बल्कि आदिम जिराफों के बीच जारी रही प्रतिस्पर्धा की बदौलत हासिल हुई थी। जिन आद्य जिराफों की लंबी गर्दनें हुआ करती थीं, उनकी पहुंच ज्यादा भोजन तक हो पाती थी और परिणामत वे छोटी गर्दन वाले जिराफों के मुकाबले ज्यादा संतानें पैदा कर पाते थे। किसी ने भी नहीं कहा था, जिराफों ने तो निश्चय ही नहीं कहा था कि लंबी गर्दन जिराफों को पेड़ के सबसे ऊपर की पत्तियों को चरने में सक्षम बनाएगी। चलो इसको लंबा किया जाए। डार्विन के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि उसे इस बात को समझाने के लिए किसी बुद्धिमान योजनाकार की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिराफों की गर्दनें अंततः लंबी कैसे हो गई। अरबों सालों तक बुद्धिमत्तापूर्ण योजना कोई विकल्प तक नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई बुद्धिमत्ता ही नहीं थी जो चीजों की योजना बना सकती। सूक्ष्मजीव माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो एकदम हाल ही के समय तक हमारे आसपास मौजूद एकमात्र जीवित वस्तुएं हुआ करते थे, अद्भुत करतब दिखाने में सक्षम होते हैं। किसी एक प्रजाति का सूक्ष्मजीव अपनी कोशिका में किसी नितांत भिन्न प्रजाति के जेनेटिक कोड का समावेश कर सकता है और इस तरह नई क्षमताएं हासिल कर सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध बरतना। तब भी जिस हद तक हम जानते हैं, सूक्ष्मजीवों में कोई चेतना नहीं होती, जीवन के कोई लक्ष्य नहीं होते और आगे की योजना बनाने की कोई क्षमता नहीं होती। किसी स्तर पर पहुंचकर जिराफ, डॉल्फिन, चिंपांजी और निएंडरथल्स जैसे प्राणियों ने चेतना और आगे की योजना बनाने की काबिलियत विकसित कर ली। लेकिन अगर एक निएंडरथल किन्हीं इस कदर मोटे और मंदकती पक्षियों का ख्वाब भी देख सकता कि वह जब भी भूखा होगा तो उन पर झपट्टा मार सकेगा, तब भी इस ख्वाब को वास्तविकता में बदलने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। उसकी मजबूरी थी कि वह उन्हीं पक्षियों का शिकार करता जो कुदरत ने उसके लिए चुने थे। इस प्राचीन व्यवस्था में पहली दरार लगभग 000 साल पहले, पेज 489 पेज 521 कृषि क्रांति के दौरान आई। जिन सेपियंस ने मोटे मंदकती चूजों का ख्वाब देखा था, उन्होंने यह तरकीब खोज निकाली कि अगर किसी सबसे मोटी मुर्गी के साथ सबसे धीमी गति वाले मुर्गे का संसर्ग कराएं तो उनके कुछ बच्चे मोटे भी होंगे और धीमे भी होंगे। और फिर अगर आप उन बच्चों का एक दूसरे के साथ संसर्ग कराएं तो आप मोटे और धीमे पक्षियों की फौज खड़ी कर सकते हैं। यह प्रकृति के लिए अज्ञात ऐसे चूजों की जाति थी जो किसी देवता की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की बुद्धिमत्तापूर्ण योजना से उत्पन्न हुई थी। तब भी एक सर्वशक्तिमान देवता की तुलना में होमो सेपियंस के पास योजना बनाने की सीमित क्षमताएं थीं। सेपियंस चूजों को आमतौर से प्रभावित करने वाली प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रियाओं की बाधाओं से बचने और इन प्रक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए प्रजनन की चुनिंदा प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते थे। लेकिन वे ऐसे किसी पूरी तरह से नए लक्षण का आविष्कार नहीं कर सकते थे जो जंगली चूजों के जेनेटिक भंडार में अनुपस्थित था। एक तरह से होमो सेपियंस और चूजों के बीच का रिश्ता उन बहुत से दूसरे सहजीवी रिश्तों जैसा ही था जो अक्सर ही खुद ब खुद प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं। सेपियंस ने चूजों पर वह अनूठा चयनात्मक दबाव डाला जिसने मोटे और धीमे चूजों के बड़ी तादाद में प्रजनन को संभव किया, ठीक उसी तरह जैसे पराग छिड़कने वाली मधुमक्खियां फूलों का चयन करती हैं, जिससे चमकीले रंगों वाले फूलों की बड़ी तादाद में उत्पत्ति होती है। आज प्राकृतिक वर्ण की यह अरब साल पुरानी व्यवस्था एक सर्वथा अलग तरह की चुनौती का सामना कर रही है। समूची दुनिया में प्रयोगशालाओं में विज्ञानी जीवित सत्ताओं को गढ़ने में लगे हैं। वे निर्भीक ढंग से प्राकृतिक वर्ण के नियमों को तोड़ रहे हैं, किसी जीव की मूलभूत चारित्रिकताओं की परवाह किए बिना भी। ब्राजील के जैवकलाकार एडुआर्दो काक ने 2000 में एक नई कलाकृति रचने का फैसला किया था, एक हरा चमकीला खरगोश। काक ने एक फ्रांसीसी प्रयोगशाला से संपर्क कर उसे 1 फीस देने की पेशकश करते हुए उससे अपनी बताई खासियतों के मुताबिक एक चमकीला खरगोश गढ़ने को कहा।
फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एक साधारण खरगोश का भ्रूण लिया और उसके डीएनए में एक चमकीली जैली मछली के जीन का आरोपण कर दिया और चमत्कार ले मॉन्सीर के लिए एक पेज 490 पेज 522 चमकीला हरा खरगोश तैयार। काक ने इस खरगोश का नाम अल्बा रखा। प्राकृतिक वर्ण के नियमों के माध्यम से अल्बा के अस्तित्व को समझा पाना असंभव है। वह बुद्धिमान योजना का उत्पाद है। वह आगामी जीवों की अग्रदूत भी है। जिस संभावना का संकेत अल्बा देती है वह अगर पूरी तरह अमल में ले आई जाती है और अगर इस बीच मानवजाति खुद को निगल नहीं लेती तो वैज्ञानिक क्रांति स्वयं को एक ऐतिहासिक क्रांति से कहीं ज्यादा बड़ी घटना साबित कर सकती है। यह पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के बाद अब तक की सबसे महत्वपूर्ण जैविक क्रांति साबित हो सकती है। प्राकृतिक वर्ण के अरब सालों बाद अल्बा उस नए ब्रह्मांडीय युग के उषाकाल में खड़ी है जिसमें जीवन बुद्धिमान योजना से नियंत्रित होगा। अगर यह होता है तो उस समय तक के समूचे मानवीय इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हुए जीवन के खेल में आमूलचूल परिवर्तन ला देने वाली प्रयोगधर्मिता और शागिर्दी की प्रक्रिया के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया को सहस्राब्दियों के मानवीय परिप्रेक्ष्य में समझने के बजाय अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। सारी दुनिया के जीव विज्ञानी बुद्धिमान योजना के उस आंदोलन के साथ लड़ने में लगे हैं जो स्कूलों में डार्विन के विकासवाद की शिक्षा दिए जाने का विरोध करता है और दावा करता है कि जैविक जटिलता इस बात को साबित करती है कि निश्चय ही कोई ऐसा है जिसने पहले से ही तमाम जैविक विवरणों के बारे में सोच रखा होगा। जीव विज्ञानी अतीत के बारे में जो कहते हैं वह सही है, लेकिन बुद्धिमान योजना के समर्थक विडंबनापूर्ण ढंग से भविष्य के बारे में सही हो सकते हैं। इस वक्त जब यह पुस्तक लिखी जा रही है, बुद्धिमान परिकल्पना द्वारा प्राकृतिक वर्ण का विस्थापन 3 तरह से हो सकता है: जैविक गठन, साइबर्ग गठन। साइबर्ग वे सत्ताएं हैं जो जैविक और अजैविक हिस्सों के मेल से बनी होती हैं, या अजैव जीवन की गठन। पेज 491 पेज 523 और पुरुष जैविक गठन मनुष्यों द्वारा जैविक स्तर पर जानबूझकर किया जाने वाला हस्तक्षेप है। उदाहरण के लिए जीन का आरोपण जिसका उद्देश्य किसी जीव के रूपाकार, क्षमताओं, जरूरतों या आकांक्षाओं में बदलाव लाना है ताकि किसी इच्छित सांस्कृतिक विचार जैसे कि एडुआर्दो काक की कलात्मक अभिरुचि को मूर्त रूप दिया जा सके। जैविक गठन में अपने आप में नया कुछ भी नहीं है। लोग खुद को और दूसरे जीवों को नया आकार देने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल हजारों साल से करते आ रहे हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण है बधियाकरण। मनुष्य बैलों की रचना करने के लिए शायद 000 साल से सांडों का बधियाकरण करते आ रहे हैं। बैल कम आक्रामक होते हैं और इसलिए उन्हें हल खींचने के लिए प्रशिक्षित करना आसान होता है। मनुष्य खुद अपने नौजवान मर्दों को भी करते आए हैं, जिसका उद्देश्य आकर्षक आवाज वाले गायकों और उन हिजड़ों को तैयार करना होता था जिन्हें सुरक्षित ढंग से सुल्तान के जनान खाने की देखभाल का काम सौंपा जा सकता था। एक चूहा जिसकी पीठ पर विज्ञानियों ने कैटल कार्टिलेज कोशिकाओं से निर्मित कान उत्पन्न किया था। ये स्टाडिल गुफा की नरसिंह प्रतिमा की एक डरावनी प्रतिध्वनि है। 30,000 साल पहले ही मनुष्य विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण का ख्वाब देख रहे थे। आज पेज 492 पेज 524 वे वास्तव में इस तरह के हैरतंगेज जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जीवजगत के कोशीय और परमाणुविक स्तरों पर काम करने के तरीकों के हमारे ज्ञान के क्षेत्र में हुई हाल की तरक्कियों ने ऐसी संभावनाओं को खोला है जिनकी इसके पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के लिए आज हम किसी मर्द को बधिया ही नहीं कर सकते, बल्कि शल्यक्रियात्मक और हार्मोन संबंधी चिकित्साओं की मदद से उसका लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है। उस विस्मय, जुगुप्सा और सनसनी पर विचार कीजिए जो उस वक्त पैदा हुई थी
जब 1996 में अखबारों और टेलीविजन में यह तस्वीर प्रकट हुई थी, नहीं, फोटोशॉप का विकास नहीं हुआ था। यह एक अछूती तस्वीर है, एक सचमुच के चूहे की, जिसकी पीठ पर विज्ञानियों ने कैटल कार्टिलेज कोशिकाओं का आरोपण किया था। विज्ञानी नए ऊतक की वृद्धि को नियंत्रित कर सकते थे और इस प्रकरण में उसे ऐसा रूप दे सकते थे जो किसी इंसान के कान जैसा दिखता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों को जल्दी ही कृत्रिम कान गढ़ने में सक्षम बना सकती है, जिसका फिर मनुष्य में आरोपण किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहारे इससे भी ज्यादा असाधारण चमत्कार उत्पन्न किए जा सकते हैं, और यही वजह है कि इससे अनेक नैतिक, राजनैतिक और वैचारिक प्रश्न खड़े होते हैं। और ये महज धर्मप्राण एकेश्वरवादी नहीं हैं, जो आपत्ति उठाते हैं कि आदमी को ईश्वर की भूमिका नहीं हड़पनी चाहिए। अनेक नास्तिकों को भी इस विचार से कम आघात नहीं पहुंचा है कि विज्ञानी प्रकृति की जगह लेने की ओर बढ़ रहे हैं। पशुओं के हकों के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता जेनेटिक इंजीनियरिंग संबंधी प्रयोगों से प्रयोगशालाओं के प्राणियों को पहुंचने वाली पीड़ा की और उन पशुपालन गृहों के जानवरों की पीड़ा की करते हैं, जिन्हें उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं की पूरी तरह परवाह किए बिना मनमाने ढंग से गढ़ा जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भय है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग उस अतिमानव को रचने के लिए किया जा सकता है जो बाकी हम सब लोगों को गुलाम बना लेगा। भविष्यवक्ता उन जैव तानाशाहियों द्वारा लाए जाने वाले सर्वनाश की भविष्यवाणियां पेज 493 पेज 525 करते हैं, जो क्लोन प्रक्रिया की मदद से निर्भक सैनिकों और आज्ञाकारी कामगारों के प्रतिरूप रचेंगी। यह एहसास हर ओर व्याप्त है कि बहुत तेजी के साथ बहुत सारे अवसर खुल रहे हैं और जीनों में तब्दीलियां लाने की हमारी काबिलियत, इस दक्षता का विवेकपूर्ण और दूरदर्शी इस्तेमाल कर सकने की हमारी क्षमता को पीछे छोड़ती जा रही है। इसी सब का यह परिणाम है कि हम फिलहाल जेनेटिक इंजीनियरिंग की संभावित क्षमताओं के एक बहुत छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पद्धति से जिन ज्यादातर जीवों को गढ़ा जा रहा है, उनमें वे जीव शामिल हैं जिनके पीछे सबसे कमजोर राजनैतिक जनमत है: वनस्पतियां, फफूंद, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े। उदाहरण के लिए ई कोली बैक्टीरिया, जो हमारी आंतों में सहजीवी के तौर पर रहता है और जो जब आंतों से बाहर आ जाता है तो घातक संक्रमण पैदा करने की वजह से अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, को जैव ईंधन उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से गुजारा गया है। इसी तरह की इंजीनियरिंग करके ई कोली और फफूंद की अनेक प्रजातियों से इंसुलिन भी उत्पन्न किया गया है और इस तरह मधुमेह की चिकित्सा को सस्ता कर दिया गया है। आर्कटिक मछली से निकाले गए एक जीन को आलुओं में प्रविष्ट करा के पाले के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा किया गया है। कुछ स्तनपायी जीवों को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के अधीन लाया गया है। हर साल डेयरी उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान उस मस्टाइटिस नामक बीमारी की वजह से उठाना पड़ता है, जो डेयरी की गायों के थनों पर हमला करती है। वैज्ञानिक इस समय जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उत्पन्न ऐसी गायों के प्रयोग में लगे हैं जिनके दूध में लाइसोस्टाफिन नामक एक ऐसा जैव रसायन होता है जो इस बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर आघात करता है। सुअरमांस उद्योग, जिसकी बिक्री में इसलिए भारी गिरावट आई है क्योंकि उपभोक्ता हैम और बैकन के अस्वास्थ्यकर फैट से परहेज करते हैं, ऐसे सुअरों की प्रयोगाधीन नस्ल से उम्मीद लगाए हुए है जिनमें एक कृमि की जेनेटिक सामग्री का आरोपण किया जा रहा है। इन नए जीनों की मदद से सुअर नुकसानदेह ओमेगा फैटी एसिड पेज 494 पेज 526 को उसके गुणकारी चचेरे भाई ओमेगा में बदल देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगला सोपान अच्छे फैट वाले सुअरों को बच्चों के खेल जैसा आसान बना देगा। जेनेटिक इंजीनियरों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है कि उन्होंने कृमियों के औसत जीवन काल को 6 गुना बढ़ा दिया है, बल्कि ऐसे प्रतिभाशाली चूहों को भी गढ़ डाला है
जिनकी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमताओं में काफी सुधार आया है। मूस वोल चूहों से मिलते जुलते छोटे स्थूलकाय कुतरने वाले जीव हैं और मूसों के ज्यादातर प्रकार स्वच्छंद संभोगी होते हैं, लेकिन इनकी एक प्रजाति ऐसी भी है जिसमें नर और मादा मूस टिकाऊ और एकल वैवाहिक संबंध बनाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरों का दावा है कि उन्होंने इस एकल विवाह के लिए जिम्मेदार जीन्स को अलगा लिया है। अगर एक जीन के योग से मूसा डॉन जुआन एक वफादार और प्रेमी पति में बदल सकता है, तो क्या हम न सिर्फ कुतरने वाले प्राणी और मनुष्यों की वैयक्तिक क्षमताओं बल्कि उनकी सामाजिक संरचनाओं को भी जेनेटिक ढंग से गढ़ने से बहुत दूर हैं। निएंडरथल्स की वापसी। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर सिर्फ जीवित प्रजातियों को ही रूपांतरित नहीं करना चाहते, वे लुप्त हो चुके प्राणियों को भी पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और सिर्फ डायनासोर को ही नहीं, जैसा जुरासिक पार्क में दिखाया गया है। रूसी, जापानी और कोरियाई विज्ञानियों के एक दल ने साइबेरियाई बर्फ में जमे प्राचीन मैमथों के जीन समूह का खाका तैयार किया है। अब उनकी योजना है कि वे आज के समय के एक हाथी की निषेचित अंडाकोशिका लेंगे, इस हाथी के डीएनए की जगह पुनर्निर्मित मैमथ के डीएनए को रखेंगे और उस अंडे का एक हथिनी के गर्भ में आरोपण कर देंगे। उन्हें उम्मीद है कि 22 महीने के भीतर 5000 साल बाद पहले मैमथ का जन्म हो जाएगा। लेकिन मैमथों पर ही क्यों रुका जाए? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज चर्च ने हाल ही में सुझाव दिया है कि निएंडरथल्स जीन समूह परियोजना के पूरा होने के साथ ही हम पुनर्निर्मित निएंडरथल के डीएनए का किसी सेपियंस के डिम्ब में आरोपण कर पेज 495 पेज 527 सकते हैं और इस तरह 000 साल बाद पहला निएंडरथल बच्चा पैदा कर सकते हैं। चर्च का कहना था कि यह काम वे करोड़ की छोटी सी रकम के बदले कर सकते हैं। कई स्त्रियां पहले ही इसमें कृत्रिम मां, सरोगेट मदर की भूमिका निभाने के लिए स्वेच्छापूर्वक आगे आ चुकी हैं। निएंडरथल्स की जरूरत हमें किस लिए है? कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम जीवित निएंडरथल्स का अध्ययन कर सकें तो हम होमो सेपियंस के उद्गमों और अनूठेपन से संबंधित अरसे से सताते आ रहे कुछ सवालों के जवाब दे सकेंगे। निएंडरथल की तुलना होमो सेपियंस के दिमाग से करते हुए और उनकी संरचनाओं के फ्रिक्का विस्तार से अध्ययन करते हुए शायद हम यह पहचान सकें कि वे कौन से जैविक परिवर्तन रहे हैं जिन्होंने उस चेतना को उत्पन्न किया है जिसे हम अनुभव करते हैं। एक नैतिक वजह भी है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि अगर निएंडरथल्स के लोप के लिए होमो सेपियंस जिम्मेदार था तो उनको पुनर्जीवित करना उसका नैतिक दायित्व है। और अगर हमारे आसपास कुछ निएंडरथल्स रहेंगे तो यह उपयोगी भी होगा। ऐसे बहुत से उद्योगपति होंगे जो एक निएंडरथल द्वारा 2 सेपियंस के बराबर घरेलू काम करने के लिए उसे काम पर रखकर खुश होंगे। लेकिन निएंडरथल्स पर भी क्यों रुका जाए? क्यों न ईश्वर के ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाकर एक बेहतर सेपियंस को डिजाइन किया जाए? होमो सेपियंस की क्षमताओं, जरूरतों और आकांक्षाओं का एक जेनेटिक आधार है और सेपियंस का जीन समूह मूसों और चूहों के जीन समूहों से ज्यादा जटिल नहीं है। चूहे के जीन समूह में लगभग अरब न्यूक्लियोबेसिस होते हैं, सेपियंस के जीन समूह में अरब न्यूक्लियोबेसिस होते हैं, जिसका मतलब है कि सेपियंस का जीन समूह मात्र प्रतिशत बड़ा होता है। सामान्य समय सीमा के भीतर शायद कुछ ही दशकों में जेनेटिक इंजीनियरी और जीव वैज्ञानिक इंजीनियरी के दूसरे रूप हमें न सिर्फ हमारी शरीर क्रिया, प्रतिरक्षी तंत्र और आयु सीमा में बल्कि हमारी बौद्धिक और भावनात्मक क्षमताओं में भी व्यापक फेरबदल करने में सक्षम बना सकते हैं। अगर जेनेटिक इंजीनियरी प्रतिभाशाली चूहे उत्पन्न कर सकती है तो प्रतिभाशाली मनुष्य भी क्यों नहीं पैदा कर? पेज 496 पेज 528 सकती। अगर वह एक वैवाहिक रिश्ते में बंधकर रहने वाले मूसों को रच सकती है तो ऐसे मनुष्यों को क्यों नहीं रच सकती?
जिनकी बनावट में ही अपने जीवनसाथी के प्रति वफादारी मौजूद हो। जिस संज्ञानात्मक क्रांति ने होमो सेपियंस को एक नाचीज से वानर से दुनिया के मालिक में बदल डाला था, उसे सेपियंस की शरीर क्रिया या उसके मस्तिष्क के आकार और बाहरी बनावट तक में किसी तरह के काबिले गौर बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी थी। समझा जाता है कि इसमें दिमाग की अंदरूनी बनावट में थोड़े से छोटे मोटे परिवर्तन भर आए थे। इसी तरह शायद एक और छोटा मोटा परिवर्तन एक दूसरी संज्ञानात्मक क्रांति को उत्प्रेरित करने, एक बिल्कुल नई तरह की चेतना को रचने और सेपियंस को भिन्न किसी चीज में बदल देने के लिए पर्याप्त होगा। यह सच है कि इस चीज को हासिल करने की दक्षता अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें अतिमानवों को उत्पन्न करने से रोकने वाली कोई ऐसी तकनीकी बाधा दिखाई नहीं देती जिसको पार ना किया जा सकता हो। मुख्य रुकावटें हैं नैतिक और राजनैतिक आपत्तियां, जिन्होंने मनुष्यों पर किए जा रहे शोध की गति को धीमा कर रखा है। और ये नैतिक तर्क कितने भी कायल करने वाले क्यों ना हो, ऐसा लगता नहीं कि ये अगले कदम को लंबे समय तक रोके रख सकेंगे, खास तौर से तब जबकि मनुष्य के जीवन को अनिश्चितकाल तक खींचने, असाध्य बीमारियों पर विजय पाने और हमारी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं को उन्नत करने की संभावनाएं दांव पर लगी हैं। उदाहरण के लिए, तब क्या होगा अगर हम अल्जाइमर की बीमारी का ऐसा निदान विकसित कर ले जो एक अतिरिक्त फायदे के तौर पर स्वस्थ मनुष्यों की स्मृति को प्रभावशाली ढंग से उन्नत कर सकती हो। किसी में दम होगा कि वह इससे संबंधित अनुसंधान को रोक सके। और जब यह चिकित्सा विकसित हो जाएगी तो क्या कानून का पालन कराने वाली कोई भी ताकत इस चिकित्सा को अल्जाइमर के मरीजों तक सीमित रखते हुए उन स्वस्थ लोगों को इसका इस्तेमाल करने से रोक पाएगी जो इसकी मदद से असाधारण स्मृति हासिल करना चाहेंगे? यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जैवाभियांत्रिकी बायो इंजीनियरिंग पेज 497 पेज 529 निएंडरथल्स को पुनर्जीवित कर पाएगी या नहीं, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि यह सेपियंस का पटाक्षेप कर देगी। हमारे जीन्स की छोटी मोटी मरम्मत हमें अनिवार्यतः मार नहीं डालेगी, लेकिन हम होमो सेपियंस के साथ इस सीमा तक छेड़छाड़ कर सकते हैं कि हम होमो सेपियंस नहीं रह जाएंगे। बायोनिक जीवन एक और नई प्रौद्योगिकी है जो जीवन के नियमों को बदल सकती है। साइबर्ग इंजीनियरिंग। साइबर्ग वे सत्ताएं हैं जो जैविक और अजैविक हिस्सों के मेल से बनी होती हैं, जैसे बायोनिक हाथों वाला कोई मनुष्य। एक अर्थ में आज लगभग हम सभी लोग बायोनिक हैं, क्योंकि हमारी कुदरती इंद्रियों और उनके कामों की कमी को पूरा करने में ऐनक, पेसमेकर, ऑर्थोटिक्स जैसे उपकरण मदद करते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी, जो हमारे दिमागों को उनके कुछ डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बोझ से मुक्त करते हैं। हम सच्चे साइबर्ग होने की कगार पर टिके हैं, ऐसी अजैविक विशेषताओं को धारण करने के कगार पर जो हमारे शरीरों से अलग नहीं किए जा सकेंगे, ऐसी विशेषताएं जो हमारी क्षमताओं, आकांक्षाओं, व्यक्तित्वों और पहचानों को बदल देंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अनुसंधान संस्थान द डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DRPA कीड़ों के माध्यम से साइबर्ग विकसित कर रहा है। इसके तहत या कॉकरोच के शरीर में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, डिटेक्टर और प्रोसेसर का आरोपण करने की योजना है, जिससे कोई मनुष्य या कोई ऑटोमेटिक ऑपरेटर रिमोट की मदद से उस कीड़े की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकेगा और तत्संबंधी जानकारी को ग्रहण कर उसे संप्रेषित कर सकेगा। इस तरह की कोई दुश्मन के मुख्यालय की दीवार पर बैठकर खुफिया ढंग से अत्यंत गुप्त वार्तालाप को सुन सकती है, और अगर उसे पहले ही किसी मकड़ी ने नहीं पकड़ लिया तो दुश्मन की योजना की जस की तस जानकारी दे सकती है। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवल अंडरसी वारफेयर सेंटर ने साइबर्ग शार्कों को विकसित करने के अपने इरादे को जाहिर करते हुए घोषणा की। पेज 498 पेज 530 थी कि NUWC एक फिश टैग विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य स्नायुविक आरोपणों की मार्फत संबंधित जानवरों के व्यवहार को नियंत्रित करना है।
इसे विकसित करने वालों को उम्मीद है कि वे इसके माध्यम से शार्क मछलियों के चुंबकत्व का पता लगा लेने की कुदरती क्षमताओं, जो मनुष्य निर्मित डिटेक्टरों की क्षमताओं से श्रेष्ठ होती हैं, का दोहन कर पानी के अंदर पनडुब्बियों और सुरंगों द्वारा निर्मित विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को पहचान सकेंगे। सेपियंस भी साइबर्ग में बदले जा रहे हैं। सुनने के यंत्र के नवीनतम अक्सर कहा जाता है। इस उपकरण में एक ऐसा पुर्जा होता है जो कान के बाहरी हिस्से में स्थित एक माइक्रोफोन के सहारे ध्वनि को सोख लेता है। पुर्जा उस ध्वनि को फिल्टर करता है, मनुष्य की आवाजों की पहचान करता है और फिर उन्हें उन विद्युत संकेतों में रूपांतरित करता है जो सीधे केंद्रीय श्रवण तंत्रिका और वहां से मस्तिष्क में भेज दिए जाते हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित रेटिना इम्प्लांट नामक एक जर्मन कंपनी आंख के पिछले पर्दे से संबंधित एक कृत्रिम अंग विकसित कर रही है, जिसके सहारे लोग आंशिक तौर पर देख सकेंगे। इसके तहत मरीज की आंख के भीतर एक छोटी माइक्रोचिप का आरोपण किया जाएगा। प्रकाश कोशिकाएं आंख पर पड़ने वाली रोशनी को सोख लेती हैं और उन्हें विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, जो आंख के पिछले पर्दे की साबुत तंत्रिका कोशिकाओं को उद्दीप्त करती है। इन कोशिकाओं के आवेग मस्तिष्क को उत्प्रेरित करते हैं, जहां वे दृश्य में रूपांतरित हो जाते हैं। फिलहाल यह टेक्नोलॉजी मरीजों को आस पास के वातावरण में अपनी स्थिति को समझने, अक्षरों को पहचानने और चेहरों तक पहचानने की गुंजाइश देती है। एक अमेरिकी विद्युत कर्मी जेसी सल्वन ने 2001 में हुई एक दुर्घटना में अपनी दोनों दी थीं। आज वह रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की कृपा से 2 बायोनिक बाहों का इस्तेमाल करता है। जेसी की नई बाहों की मुख्य खासियत यह है कि वे सोचने मात्र से काम करती हैं। जेसी के मस्तिष्क से आने वाले स्नायुविक संकेत माइक्रो कंप्यूटरों के माध्यम से विद्युतीय निर्देशों में रूपांतरित होते हैं और बाहें सक्रिय हो जाती हैं। जब जेसी अपनी बाह उठाना चाहता है तो वह वही करता है जो एक सामान्य पेज 499 पेज 531 व्यक्ति बिना सचेत हुए करता है और बाह उठ जाती है। ये बाहें शारीरिक बाहों के मुकाबले बहुत सीमित हरकतें कर पाती हैं, लेकिन उनकी मदद से जेसी रोजमर्रा के सामान्य काम कर लेता है। इसी तरह की एक बायोनिक बाह हाल ही में क्लॉडिया मिचेल के शरीर में जोड़ी गई है। मिचेल एक अमेरिकी सैनिक है जिसने अपनी बाह एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में दी थी। विज्ञानियों को विश्वास है कि हमारे पास जल्दी ही ऐसी बायोनिक बाहें होंगी जो न सिर्फ हमारे इच्छा करने मात्र से हरकत करेंगी, बल्कि जो वापस मस्तिष्क को संकेत भेजने में भी सक्षम होंगी और इस तरह अपाहिज व्यक्ति स्पर्श संवेदन को फिर हासिल कर सकेंगे। जेसी सल्वन और क्लाउडिया मिचेल हाथ मिलाते हुए। इनकी बायोनिक बाहों की विस्मित करने वाली चीज यह है कि वे सोचने से क्रियाशील होती हैं। फिलहाल ये बायोनिक बाहें हमारी मूल शारीरिक बाहों की साधारण स्थानापन्न हैं, लेकिन उनमें असीमित विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, इन बायोनिक बाहों को शारीरिक बाहों से इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है कि इनके सामने बॉक्सिंग चैंपियन तक कमजोर महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त बायोनिक बाहों का यह फायदा है कि उन्हें हर कुछ वर्षों में बदला जा सकता है या शरीर से अलग कर एक दूरी से संचालित किया जा सकता है। पेज 532 नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने हाल ही में रिसस बंदरों के साथ इसका प्रदर्शन किया है, जिनके मस्तिष्कों में इलेक्ट्रोड का आरोपण किया गया है। ये इलेक्ट्रोड मस्तिष्क से संकेत ग्रहण करते हैं और उन्हें बाहरी उपकरणों में भेजते हैं। इन बंदरों को विचारों के माध्यम से उनसे अलग की गई बायोनिक बाहों और पैरों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नामक एक ने एक अलग की गई को विचारों से नियंत्रित करने के साथ साथ अपनी 2 शारीरिक बाहों को हिलाना डुलाना सीख लिया है। हिंदुओं की कुछ देवियों की तरह अरोरा की 3 हैं और उसकी बाहों को अलग अलग कमरों में, यहाँ तक कि अलग अलग शहरों में रखा जा सकता है।
वह नॉर्थ कैरोलिना की अपनी प्रयोगशाला में बैठकर एक हाथ से अपनी पीठ खुजला सकती है, दूसरे हाथ से अपना सिर खुजला सकती है और इसी के साथ साथ न्यूयॉर्क में एक केला चुरा सकती है। हालांकि इस चुराए गए फल को एक दूरी से खा पाने की क्षमता अभी एक सपना ही। इडोया नामक एक अन्य रिसस बंदर को 2008 में उस वक्त प्रसिद्ध मिली थी जब उसने नॉर्थ कैरोलिना की अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे क्योटो, जापान में अपने बायोनिक पैरों को विचारों से नियंत्रित किया था। ये पैर इडोया के वजन से 20 गुना भारी थे। लॉक्ड इन सिंड्रोम वह होता है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाने डुलाने की सारी या लगभग सारी क्षमता खो देता है, जबकि उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं सुरक्षित बनी रहती हैं। इस तरह के लक्षणों वाले मरीज अब तक आंख की संक्षिप्त हरकतों के माध्यम से ही बाहरी दुनिया के साथ संवाद कायम करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके मस्तिष्कों में मस्तिष्कीय संकेतग्राही इलेक्ट्रोडों का आरोपण किया गया है। इस तरह के संकेतों को न सिर्फ हरकतों बल्कि शब्दों में भी रूपांतरित करने के प्रयास चल रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहे तो लॉक्ड इन मरीज बाहरी दुनिया के साथ सीधे वार्तालाप कर सकेंगे और अंततः हम इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूसरे लोगों के दिमागों को पढ़ने के लिए कर सकेंगे। लेकिन जो तमाम परियोजनाएं फिलहाल विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्रांतिकारी उद्यम एक सीधा पेज 501 पेज 533 दोतरफा मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस तैयार करने का है, जो कंप्यूटरों को मानवीय मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को पढ़ने की गुंजाइश देगा और दूसरी ओर इसी के साथ साथ वह ऐसे संकेत भेज सकेगा जिन्हें मस्तिष्क पढ़ सकेगा। तब क्या होगा यदि इस तरह के इंटरफेसों का इस्तेमाल मस्तिष्क को सीधे इंटरनेट से जोड़ने या कई सारे मस्तिष्कों को सीधे एक दूसरे से जोड़ने में कर दिया जाए और इस तरह एक किस्म के अंतर्मस्तिष्क नेट की रचना कर दी जाए। उस वक्त मानवीय स्मृति, मानवीय चेतना और मानवीय पहचान का क्या रूप सामने आ सकता है यदि एक सामूहिक स्मृति बैंक तक मस्तिष्क की सीधी पहुंच मुमकिन हो जाए। ऐसी स्थिति में उदाहरण के लिए एक साइबर्ग दूसरे की स्मृतियों को निकाल सकेगा, उनके बारे में सुनेगा नहीं, उनके बारे में किसी आत्मकथा में पढ़ेगा नहीं, उनकी कल्पना नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सीधे सीधे इस तरह याद करेगा जैसे वे उसकी अपनी स्मृतियां हों। अगर मस्तिष्क सामूहिक हो जाते हैं तो आत्मपहचान या लिंगस्मिता जैसी अवधारणाओं का क्या होगा? उस वक्त आप खुद को कैसे जान सकेंगे या अपने सपने का अनुसरण कैसे कर सकेंगे अगर वह सपना आपके दिमाग में न होकर सामूहिक ख्वाहिशों के किसी कोश में मौजूद हो? इस तरह का एक साइबर्ग मानवीय या जैविक भी नहीं होगा। यह पूरी तरह से भिन्न कोई चीज होगी। यह इस कदर बुनियादी तौर पर अलग तरह की सत्ता होगी कि हम इसके दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या राजनैतिक तौर पर संभावित परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अन्य जीवन के नियमों को बदल डालने का एक तीसरा तरीका अजैविक सत्ताओं की संपूर्ण इंजीनियरी है। इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर वायरस, जो स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं। जेनेटिक प्रोग्रामिंग का क्षेत्र आज कंप्यूटर साइंस की दुनिया का सबसे दिलचस्प स्थल है। ये जेनेटिक विकास की पद्धतियों से होड़ करने की कोशिश करता है। बहुत सारे प्रोग्रामर एक ऐसा प्रोग्राम पेज 502 पेज 534 रचने का ख्वाब देखते हैं जो अपने रचिता से पूरी होकर सीख सके और विकसित हो सके। इस प्रकरण में प्रोग्रामर प्राइमेम मोबाइल होगा, गति या क्रिया का प्रथम स्रोत, लेकिन उसकी रचना ऐसी दिशाओं में विकसित होने के लिए स्वतंत्र होगी जिसकी परिकल्पना ना तो उसे रचने वाले ने की होगी ना किसी दूसरे इंसान ने। इस तरह के प्रोग्राम के लिए प्रारूप पहले से ही मौजूद है। इसे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से फैलता यह वायरस अपनी लाखों लाख प्रतिकृतियां तैयार करता जाता है, जिस दौरान हमलावर एंटीवायरस उसका पीछा करते रहते हैं और वह साइबर स्पेस में जगह बनाने के लिए दूसरे वायरसों के साथ होड़ करता रहता है।
एक दिन जब यह वायरस अपनी प्रतिकृति तैयार कर रहा होता है तो एक चूक एक कंप्यूटरीकृत तब्दीली हो जाती है। शायद यह तब्दीली इसलिए घटित होती है क्योंकि इंसानी इंजीनियर ने इस वायरस को बनाया ही इस तरह होता है कि वह प्रतिकृति संबंधी बेतरतीब गलतियां करे। तब्दीली शायद किसी बेतरतीब चूक की वजह से हुई हो। अगर संयोग से यह संशोधित वायरस दूसरे कंप्यूटरों पर हमला करने की अपनी सामर्थ्य को खोए बगैर एंटीवायरस प्रोग्रामों को चकमा देने में बेहतर साबित हुआ तो ये समूचे साइबर स्पेस में फैल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह तब्दीली बरकरार रहेगी और अपना वंश बढ़ाती जाएगी। समय के गुजरने के साथ साइबर स्पेस ऐसे नए वायरसों से भर चुकी होगा जिन्हें किसी ने गढ़ा नहीं होगा और जो अजैविक विकास प्रक्रिया से गुजरेंगे। क्या ये जीवित प्राणी हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि जीवित प्राणियों का आप क्या मतलब समझते हैं। ये निश्चय ही एक नई विकास प्रक्रिया की उपज हैं, जैविक विकास प्रक्रिया के नियमों और सीमाओं से पूरी तरह स्वाधीन हैं। एक और संभावना की कल्पना करें, मान लीजिए कि आप एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव पर अपने मस्तिष्क का एक बैकअप ले सकें और उसे अपने लैपटॉप पर रन कर सकें। क्या आपका लैपटॉप ठीक सेपियंस की तरह सोच और महसूस कर सकेगा? अगर ऐसा हुआ तो वह आप होंगे या कोई और? तब क्या होता अगर कंप्यूटर प्रोग्रामरों ने एक पूरी तरह नया लेकिन डिजिटल मस्तिष्क रच दिया? पेज 503 पेज 535 होता ऐसा जो कंप्यूटर कोड से निर्मित और स्वत्व चेतना और स्मृति के बोध से परिपूर्ण होता। अगर उस प्रोग्राम को आपने अपने कंप्यूटर पर रन किया होता तो क्या वह कोई व्यक्ति होता? अगर आपने उस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया होता तो क्या आप पर हत्या का आरोप लगा होता? हमें जल्दी ही इस तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। 2005 में स्थापित मानव मस्तिष्क परियोजना ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट को उम्मीद है कि वह कंप्यूटर के भीतर एक संपूर्ण मानव मस्तिष्क की पुनर्रचना कर लेगी जिसमें कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मस्तिष्क के स्नायुविक नेटवर्क की बराबरी करेंगे। इस परियोजना के निदेशक का दावा है कि अगर परियोजना को ठीक ढंग से धन मुहैया कराया गया तो 1-2 दशकों में ही हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा कृत्रिम मस्तिष्क हो सकता है जो बहुत कुछ उसी तरह बोल सकेगा और आचरण कर सकेगा जैसा मनुष्य करता है। अगर यह प्रयोग कामयाब रहा तो उसका मतलब होगा कि जीवन जैविकीय यौगिक पदार्थों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की छोटी सी दुनिया के भीतर अरब बरसों तक चक्कर लगाते रहने के बाद अचानक उससे बाहर निकलकर अजैविक दुनिया के विपुल विस्तार में आ जाएगा और ऐसी शक्लें अख्तियार करने को तैयार होगा जो हमारी बीहड़तम कल्पनाओं से भी परे होंगी। इस बात पर सारे अध्येता एकमत नहीं हैं कि मस्तिष्क उस तरह काम करता है जिस तरह आज के डिजिटल कंप्यूटर करते हैं, और अगर वह उस तरह काम नहीं करता तो आज के समय के कंप्यूटर उसका अनुकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी कोशिश करने से पहले ही इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर देना मूर्खता होगी। 2013 में इस परियोजना को यूरोपियन यूनियन से 1 अरब यूरो का अनुदान प्राप्त हुआ था। अद्वितीयता फिलहाल ये नई संभावनाएं आंशिक तौर पर ही चरितार्थ हुई हैं। तब भी 2013 की दुनिया पहले ही एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जिसमें संस्कृति अपने को जैविकी की जंजीरों से आजाद कर रही है। सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं बल्कि सबसे ऊपर। पेज 504 पेज 536 हमारे शरीरों और मस्तिष्कों के भीतर की दुनिया को गढ़ने की हमारी सामर्थ्य अंधाधुंध गति से बढ़ रही है। गतिविधि के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को उनकी आत्मतुष्ट शैलियों से झाड़कर बाहर लाया जा रहा है। वकीलों को गोपनीयता और पहचान के मुद्दों पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ रही है। सरकारों को स्वास्थ्य और समानता के मसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। खेल संघों और शैक्षणिक संस्थानों को निष्पक्ष व्यवहार और उपलब्धि को फिर परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही है।
पेंशन निधियों और श्रम बाजार को उस दुनिया के साथ नए सिरे से तालमेल बैठाना आवश्यक हो गया है जिसमें रिटायरमेंट की 60 की उम्र नए सिरे से 30 हो सकती है। इस सब को बायो इंजीनियरिंग, साइबर्ग और अजैविक जीवन इनऑर्गेनिक लाइफ के गोरखधंधों से निपटना अनिवार्य हो गया है। पहले मानवीय जीन समूह का खाका तैयार करने में 15 वर्ष और अरब डॉलर लग गए थे। आज आप किसी व्यक्ति के डीएनए का खाका कुछ हफ्तों और कुछ $100 की कीमत पर तैयार कर सकते हैं। वैयक्तिकृत चिकित्सा पद्धति, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वह चिकित्सा पद्धति जो डीएनए के इलाज से मेल खाती है, का युग शुरू हो चुका है। आपकी पारिवारिक चिकित्सक जल्दी ही आपसे पूरे निश्चय के साथ यह कहने की स्थिति में होगी कि आपको लिवर का कैंसर होने की भारी आशंका है और आपको हार्ट अटैक को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह चिकित्सक यह तय कर सकेगी कि जो लोकप्रिय चिकित्सा प्रतिशत लोगों के लिए मददगार है वह आपके किसी काम की नहीं है और आपको एक दूसरी गोली लेनी चाहिए जो बहुत से लोगों के लिए तो घातक है लेकिन आपके लिए एकदम ठीक है। करीब करीब एकदम सही चिकित्सा का रास्ता आपके सामने खुला हुआ है। लेकिन चिकित्सकीय ज्ञान में हो रहे सुधारों के साथ नई नैतिक समस्याएं खड़ी होंगी। नैतिकतावादी और कानून के विशेषज्ञ पहले ही डीएनए से ताल्लुक रखने वाली निजता या गोपनीयता के पेचीदा मुद्दे से जूझ रहे हैं। क्या बीमा कंपनियों को हमसे हमारा डीएनए स्कैन मांगने का हक होगा? और अगर उन्हें उससे यह पता चलता है कि आप में लापरवाह आचरण करने की आनुवांशिक प्रवृत्ति है, तो इस आधार पर उन्हें आपकी प्रीमियम की राशि बढ़ाने का हक होगा क्या? पेज 505 पेज 537 हमें अपने संभावित नियोक्ताओं, नौकरी देने वालों के पास अपना बायोडेटा सीवी भेजने के बजाय अपना डीएनए फैक्स करना होगा। क्या कोई नौकरी देने वाला इस आधार पर किसी प्रत्याशी का पक्ष लेगा कि उसका डीएनए बेहतर प्रतीत होता है? या क्या हम इस तरह के मामलों में आनुवांशिक भेदशव बरतने के आरोप में मुकदमा ठोक सकेंगे? क्या किसी नए अंग को विकसित करने वाली कोई कंपनी उसकी डीएनए श्रृंखलाओं पर एकाधिकार पेटेंट रजिस्टर करवा सकेगी? जाहिर है कि कोई व्यक्ति किसी खास चूजे का मालिक हो सकता है, लेकिन क्या वह एक समूची प्रजाति का मालिक हो सकता है? इस तरह की दुविधाओं को गिलगमेश प्रोजेक्ट के नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रभावों और अतिमानव रचने की हमारी नई संभावित क्षमताओं ने बौना कर दिया है। मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम और दुनिया भर के राष्ट्रीय संविधान इस बात को मान्यता देते हैं कि मानव समाज को अपने सारे सदस्यों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए और उन्हें अपेक्षाकृत स्वस्थ रखना चाहिए। यह तब तक तो ठीक था जब तक कि चिकित्सा विज्ञान का मुख्य सरोकार बीमारियों की रोकथाम करना और बीमारों को चंगा करना था, लेकिन उस वक्त क्या स्थिति बन सकती है जब मानवीय क्षमताओं का संवर्धन करना चिकित्सा विज्ञान की चिंता का विषय बन जाएगा? क्या सारे मनुष्यों को इस तरह की संवर्धित क्षमताओं की पात्रता होगी या फिर एक नया अतिमानवीय कुलीन वर्ग पैदा हो जाएगा? हमारी परवर्ती आधुनिक दुनिया इतिहास में पहली बार सारे मनुष्यों की बुनियादी बराबरी को मान्यता देने पर गर्व करती है, लेकिन वह अब तक के सबसे ज्यादा गैर बराबरीपूर्ण समाजों को रच सकती है। समूचे इतिहास के दौरान उच्च वर्ग हमेशा निचले वर्गों के मुकाबले ज्यादा चतुर, ज्यादा मजबूत और सामान्य तौर पर बेहतर होने का दावा करते रहे थे। वे आम तौर से खुद को भुलावा देते रहे थे। किसी गरीब किसान के घर पैदा हुए बच्चे के प्रतिभाशाली होने की उतनी ही संभावनाएं होती थीं जितनी किसी राजकुमार की होती थीं, लेकिन नए चिकित्सा विज्ञान की मदद से उच्च वर्गों के ये झूठे दावे जल्दी ही वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बन जा सकते हैं। पेज 506 पेज 538 यह कोई विज्ञान कथा नहीं है। ज्यादातर विज्ञान कथाएं एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचती हैं जिसमें सेपियंस, हमारे जैसे सेपियंस, प्रकाश की गति वाले अंतरिक्ष यानों और लेसर बंदूकों जैसी उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं।
इन कथानकों में केंद्रीय महत्व रखने वाली नैतिक और राजनैतिक दुविधाएं हमारी अपनी दुनिया से ली गई होती हैं, और वे एक भविष्यवादी पृष्ठभूमि के विपरीत हमारे भावनात्मक और सामाजिक तनावों की पुनर्रचना भर करते हैं। लेकिन आने वाले समय की टेक्नोलॉजियों की वास्तविक सामर्थ्य हमारे वाहनों और हथियारों मात्र को नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और आकांक्षाओं समेत स्वयं होमो सेपियंस को बदल देने में है। एक अंतरिक्ष यान उस शाश्वत रूप से नौजवान साइबर्ग के मुकाबले क्या महत्व रखता है, जो सीधे सीधे दूसरे प्राणियों के साथ विचारों को साझा कर सकता है, जिसकी किसी चीज पर ध्यान एकाग्र करने और याद करने की क्षमताएं हमारी अपनी अपनी क्षमताओं से 1000 गुना ज्यादा हैं, और जो न कभी नाराज होता है न उदास होता है, लेकिन जिसकी भावनाएं और आकांक्षाएं हमारी कल्पना से परे हैं। विज्ञान कथाएं इस तरह के भविष्य का शायद ही कभी खींचती हैं, क्योंकि एक अचूक चित्रण स्वभावतः होता है। किसी सुपर साइबर्ग के जीवन के बारे में फिल्म प्रस्तुत करना निएंडरथल्स के सामने हैमलेट का प्रदर्शन करने जैसा है। निश्चय ही दुनिया के भविष्य के मालिक शायद हमारे मुकाबले उससे कहीं ज्यादा भिन्न होंगे, जितना भिन्न हम निएंडरथल्स से हैं। जहां हम और निएंडरथल्स कम से कम मनुष्य हैं, वहीं हमारे उत्तराधिकारी देवताओं जैसे होंगे। भौतिक विज्ञानी बिग बैंग को एक अद्वितीयता के रूप में परिभाषित करते हैं। यह वह मुकाम था जब प्रकृति के तमाम ज्ञात नियमों का कोई अस्तित्व नहीं था, समय का भी अस्तित्व नहीं था। इसलिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि बिग के पहले किसी भी चीज का अस्तित्व था। हम बहुत तेजी के साथ एक नई अद्वितीयता की ओर बढ़ रहे हो सकते हैं, जब हमारी दुनिया को अर्थ प्रदान करने वाली सारी अवधारणाएं मैं, आप, पुरुष, स्त्री, प्रेम, घृणा अप्रासंगिक हो जाएंगी। उस मुकाम के परे घटित हो रही कोई भी पेज 507 पेज 539 चीज हमारे लिए अर्थहीन है। फ्रैंकेनस्टाइन भविष्यवाणी 1818 में शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो एक ऐसे विज्ञानी की कहानी थी जो एक ऐसी कृत्रिम सत्ता की रचना करता है जो बेकाबू होकर तबाही मचा देती है। पिछली 2 सदियों के दौरान यह कहानी असंख्य रूपों में बार बार कही गई है। यह हमारी नई वैज्ञानिक लोक संस्कृति का केंद्रीय आधार बन चुकी है। पहली नजर में फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी हमें यह चेतावनी देती लगती है कि यदि हमने ईश्वर की भूमिका निभाने और जीवन को गढ़ने की कोशिश की तो हमें बुरी तरह दंडित किया जाएगा। लेकिन इस कहानी का और भी गहरा अर्थ है। फ्रैंकेनस्टाइन का मिथक होमो सेपियंस को इस तथ्य के सामने ला खड़ा करता है कि अंत के दिन बहुत तेजी से आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस बीच कोई परमाणु या पारिस्थितिकीय विनाश घटित नहीं हो जाता, तो जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप बहुत जल्दी होमो सेपियंस की जगह पूरी तरह से भिन्न ऐसी हस्तियां ले लेंगी, जिनकी न सिर्फ कदकाठी अलग होगी, बल्कि जिनकी संज्ञानात्मक और भावनात्मक दुनियाएं भी बहुत अलग होंगी। यह एक ऐसी चीज है जो सेपियंस को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हम यह मानना चाहते हैं कि भविष्य में हमारे जैसे ही लोग तेज रफ्तार अंतरिक्ष यानों में सवार होकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्राएं किया करेंगे। हम इस संभावना पर विचार नहीं करना चाहते कि भविष्य में हमारे जैसी भावनाएं और पहचाने रखने वाली सत्ताओं का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और हमारी जगह ऐसे अजनबी जीवन रूपों द्वारा ले ली जाएगी जिनकी क्षमताओं के सामने हमारी अपनी क्षमताएं बौनी पड़ जाएंगी। हमें किस कदर इस विचार से राहत मिलती है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने एक भयानक दैत्य की रचना की थी, जिसे नष्ट करना हमें अपनी रक्षा करने के लिए जरूरी था। हम इस किस्से को इस तरह कहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें यह निहित होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हस्तियां हैं और यह कि हमसे बेहतर ना कभी कोई था। पेज 508 पेज 540 ना आगे होगा। हम में सुधार लाने की कोई भी कोशिश विफल होगी, क्योंकि हमारी कायाओं में भरे ही कोई सुधार ले आया जाए,
लेकिन तब भी आप मनुष्य के अंतःकरण को नहीं छू सकते। हमें इस वास्तविकता को निगलने में बहुत मुश्किल पेश आएगी कि वैज्ञानिक अंतःकरण को भी उसी तरह गढ़ सकते हैं जिस तरह वे कायाओं को गढ़ सकते हैं, और यह कि भविष्य के फ्रैंकेनस्टाइन हमसे श्रेष्ठ कोई रच सकते हैं। एक ऐसी हस्ती जो हमारी तरफ उसी तरह दया जताने वाले शव से देखेगी जैसे हम निएंडरथल्स की तरफ देखते हैं। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि आज के फ्रैंकेनस्टाइन इस भविष्यवाणी को सही कर दिखा पाएंगे या नहीं। भविष्य अज्ञात है, और अगर इस पुस्तक के पिछले कुछ पन्नों में पेश किए गए पूर्वानुमान सही साबित हो जाते हैं तो यह आश्चर्य की ही बात होगी। इतिहास हमें सिखाता है कि जो चीज हमें बहुत करीब की नजर आती है वह बहुत मुमकिन है कि अप्रत्याशित रुकावटों की वजह से कभी सामने ना आ सके, और यह कि उनकी जगह दूसरी अप्रत्याशित स्थितियां सामने आ सकती हैं। जब 1940 में परमाणु युग का विस्फोट हुआ था, तब वर्ष 2000 की भावी परमाणु दुनिया के बारे में कई सारे पूर्वानुमान पेश किए गए थे। जब स्पुतनिक और अपोलो ने दुनिया की कल्पना को दागा था तो हर किसी ने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थीं कि सदी के अंत तक लोग मंगल और प्लूटो पर बसाए गए अंतरिक्षीय उपनिवेशों में रहने लगेंगे। इनमें से बहुत थोड़े से पूर्वानुमान ही सच साबित हुए। दूसरी तरफ इंटरनेट का पूर्वानुमान किसी ने नहीं किया था। इसलिए ऐसा बीमा कराने अभी मत भागिए जो डिजिटल हस्तियों द्वारा दायर किए जाने वाले मुकदमों के खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। उपर्युक्त ख्वाब या दुःस्वप्न सिर्फ आपकी कल्पना को भड़काने के लिए हैं। जिस विचार को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है वह यह है कि इतिहास के अगले चरण में न सिर्फ टेक्नोलॉजी और संरचनात्मक रूपांतरण शामिल होंगे बल्कि मनुष्य की चेतना और उसकी पहचान में बुनियादी रूपांतरण भी शामिल होंगे, और ये इस कदर बुनियादी प्रकृति के हो। पेज 509 पेज 541 सकते हैं कि वे मनुष्य शब्द को ही संदेहास्पद बना देंगे। इसके लिए कितना वक्त बचा है वाकई कोई नहीं जानता। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कुछ लोगों का कहना है कि 2050 तक खासी तादाद में इंसान मृत्यु से परे हो चुके होंगे। कुछ कम अतिवादी भविष्यवाणियां अगली सदी या अगली सहस्राब्दी की बात करती हैं, लेकिन सेपियंस के इतिहास के 000 सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ सहस्राब्दियां क्या मायने रखती हैं। अगर सचमुच ही सेपियंस के इतिहास का पटाक्षेप होने वाला है तो इसकी अंतिम पीढ़ियों के सदस्यों के रूप में हमें एक आखिरी सवाल का जवाब देने पर कुछ समय जरूर खर्च करना चाहिए। हम क्या बनना चाहते हैं? कभी कभी मानवीय वृद्धि के प्रश्न एनहांसमेंट के नाम से जाना जाने वाला यह सवाल उन बहसों को बौना बना देता है जिन्होंने फिलहाल राजनेताओं, दार्शनिकों, अध्येताओं और जनसाधारण को उलझा रखा है। आखिरकार इस बात की पूरी संभावना है कि आज के मजहबों, विचारधाराओं, राष्ट्रों और वर्गों के बीच की आज की होमो सेपियंस के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। अगर हमारे उत्तराधिकारी सचमुच ही चेतना के एक भिन्न स्तर पर काम करते हैं या उनके पास चेतना से परे की कोई ऐसी चीज हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तो इसमें संदेह प्रतीत होता है कि ईसाईयत या इस्लाम में उनकी कोई दिलचस्पी होगी, या उनके सामाजिक संगठन साम्यवादी या पूंजीवादी होंगे, या वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होंगे। तब भी इतिहास की महान महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देवताओं की कम से कम पहली पीढ़ी को इनके इंसानी डिजाइनरों के सांस्कृतिक विचारों द्वारा गढ़ा गया होगा। क्या उन्हें पूंजीवाद, इस्लाम या नारीवाद की छवि के अनुरूप गढ़ा जाएगा? इस सवाल का जवाब उन्हें भिन्न दिशाओं में धकेल दे सकता है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोचना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जैवनैतिकी का क्षेत्र एक अलग ही सवाल पूछना पसंद करता है। इसे क्या करने की मनाही? क्या जीवित मनुष्यों पर जेनेटिक प्रयोग करना स्वीकार्य है? गर्भपात वाले भ्रूणों पर, मूल कोशिकाओं पर और चिंपांजियों पर? और इंसानों के बारे में क्या कहना है?
ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन यह कल्पना करना भोलापन होगा। पेज 510 पेज 542 की हम एक झटके से ब्रेक लगाकर उन वैज्ञानिक परियोजनाओं को रोक सकते हैं जो होमो सेपियंस को उन्नत कर एक अलग तरह की हस्ती में बदलने के काम में लगी हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं गिलगमेश परियोजना के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हैं। विज्ञानियों से पूछिए कि वे जीन समूह का अध्ययन क्यों करते हैं, या किसी मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने का प्रयत्न क्यों करते हैं, या कंप्यूटर के अंदर कोई मस्तिष्क रचने की कोशिश क्यों करते हैं। 10 में से 9 बार आपको एक ही बना बनाया जवाब मिलेगा। यह सब हम बीमारियों का निदान करने और मनुष्यों के जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर मस्तिष्क रचने के परिणाम भले ही मानसिक बीमारियों का निदान करने से कहीं ज्यादा बड़े और विस्मयकारी हों, लेकिन यह एक तैयारशुदा तर्क है जो दिया जाता है, क्योंकि इसके औचित्य को लेकर कोई बहस नहीं कर सकता। इसीलिए गिलगमेश परियोजना विज्ञान के अभियान की अगुवाई करने वाली है। चूंकि गिलगमेश को रोकना असंभव है, इसलिए डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को रोकना भी असंभव है। जो एकमात्र कोशिश हम कर सकते हैं वह यह है कि जिस दिशा में ये बढ़ रहे हैं, हम उस दिशा को प्रभावित, चूंकि हम जल्दी ही अपनी आकांक्षाओं को गढ़ने में भी सक्षम होंगे। इसलिए हमारे सामने खड़ा असली सवाल यह नहीं है कि क्या बनना चाहते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि हम क्या आकांक्षा करना चाहते हैं। जो इस सवाल से डरे हुए नहीं हैं, उन्होंने शायद इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पेज 511 पेज 543 उपसंहार वह प्राणी जो एक ईश्वर बन गया। 70,000 साल पहले सेपियंस महज एक नाचीज प्राणी हुआ करता था जो अफ्रीका के एक कोने में अपने काम में लगा हुआ था। बाद की सहस्राब्दियों में वह समूचे ग्रह के मालिक और पारिस्थितिकीय के लिए एक आतंक में बदल गया। आज वह एक देवता बनने की कगार पर खड़ा है, न सिर्फ एक शाश्वत यौवन हासिल करने, बल्कि सृजन और संहार की दैवीय क्षमताओं को भी हासिल करने के लिए तैयार। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर सेपियंस के अब तक के कार्यकाल ने ऐसा बहुत कम उत्पन्न किया है जिस पर हम गर्व कर सकें। हमने अपने परिवेशों को नियंत्रित किया है, के उत्पादन में इजाफा किया है, नगरों का निर्माण किया है, साम्राज्य खड़े किए हैं और व्यापार के व्यापक नेटवर्क तैयार किए हैं, लेकिन क्या हम दुनिया में व्याप्त दुख की मात्रा को कम कर सके हैं? मनुष्य की शक्ति में अक्सर जो अपरिमित वृद्धि हुई, उसने अनिवार्यतः सेपियंस की व्यक्तिगत खुशहाली में इजाफा नहीं किया और आमतौर से दूसरे प्राणियों को भारी दुख पहुंचाया है। जहां तक मानवीय परिस्थिति का संबंध है, पिछले कुछ दशकों में हमने अकाल, महामारी और युद्ध में कमी लाकर कम से कम कुछ वास्तविक तरक्की की है, लेकिन दूसरे प्राणियों की हालत पिछले किसी भी समय के मुकाबले बहुत तेजी से बिगड़ रही है। पेज 512 पेज 544 और मनुष्यता के सौभाग्य में हुई वृद्धि इतनी ताज़ा और नाजुक है कि उसके टिकाऊपन के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन विस्मयकारी करतबों के बावजूद जो इंसान कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को लेकर अभी भी अनिश्चित हैं और हम हमेशा की तरह बने हुए प्रतीत होते हैं। हमने डोंगी से लेकर लंबी नाव तक और उससे लेकर भाप से चलने वाले जहाजों और अंतरिक्ष शटल तक प्रगति की है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इस ताकत का हम क्या करें, इसकी कोई खास योजना हमारे पास नहीं है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि मनुष्य हमेशा से ज्यादा गैरजिम्मेदार प्रतीत होते हैं। केवल भौतिकी के नियमों को अपने साथ लिए हम ऐसे स्वयंभू देवता हैं जो किसी के भी प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। नतीजे में हम अपनी सुख सुविधाओं और मौजमस्ती में कुछ और इजाफे की तलाश में लगे हुए और कभी संतुष्ट न होते हुए अपने सहचर प्राणियों और चारों ओर व्याप्त पारिस्थितिकी पर कहर बरसा रहे हैं। ऐसे और गैरजिम्मेदार देवताओं से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज हो सकती है, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि वे क्या चाहते हैं।